नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 सालों में रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कभी 19% तक पहुंच चुकी प्रदेश की बेरोजगारी दर अब घटकर मात्र 2.4% रह गई है। ये बदलाव प्रदेश में तेजी से बढ़ते रोजगार अवसरों, उद्योगों के विस्तार और कौशल आधारित प्रशिक्षण योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिन्होंने अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। केवल पिछले 1 साल में ही इस सेक्टर ने 18 लाख नए रोजगार देकर छोटे उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। सरकारी प्रोत्साहन और आसान ऋण योजनाओं के कारण यह सेक्टर गांवों और कस्बों में रोजगार का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरा है। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिवों के साथ बैठक करते हुए यह समीक्षा की कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से युवाओं को कितना फायदा पहुंच रहा है। इस बैठक से जो आंकड़े निकले, वाकई वो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतर खबर है। दरअसल जो आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो 19 से घटकर 2.4% रह गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भारी कमी आई है और युवाओं को लगातार रोजगार मिल रहा है, चाहे वो एमएसएमई क्षेत्र हो या फिर दूसरे और क्षेत्र। हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में इस बात पर मुहर लगी और जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है और जो बेरोजगारी की दर है वो उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन कम होती जा रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। कल नोएडा में बीएसपी की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के 6 मंडल सहित उत्तराखंड से भी कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया है। करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नोएडा के सेक्टर 94 दलित प्रेरणा स्थल पर यह कार्यक्रम होगा। सबसे बुरे सियासी दौर से बाहर निकलने को तैयार है और आपको बता दें उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली होने के बाद जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, उसके बाद अब नोएडा में ये यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 6 दिसंबर को, जिसे परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस के मौके पर यहाँ पर तमाम नेता कार्यकर्ता जुटेंगे और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो 6 यहाँ पर जो पश्चिमी यूपी के 6 मंडल हैं, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली, यहाँ के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। और आप तस्वीरें देखेंगे, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 94 दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम होर्डिंग्स, बैनर्स लगा दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने और पुलिस विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते यहाँ पर रूट डाइवर्जन्स भी किए गए, क्योंकि दलित प्रेरणा स्थल जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे पड़ता है, लिहाजा डाइवर्जन किया गया। और जो भारी वाहन है, माल वाहन है, उनके लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी स्कीम की समीक्षा की। ब्रांड यूपी की पहचान बनने के बाद अब ओडीओपी 2 लॉन्च होगा। मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि ओडीओपी योजना को और विस्तार देना समय की मांग है, जिसमें बेहतर प्रशिक्षण, ऋण सुविधा का विस्तार किया जाना जरूरी है। अब खान पान की परंपरा भी उत्तर प्रदेश में ब्रांड बनेगी। उत्तर प्रदेश में अब एक जनपद एक व्यंजन की नई पहल शुरू की जाएगी, जिसे प्रदेश के सभी यूनिटी मॉल और बड़े रिटेल नेटवर्क में प्रदर्शित किया जाएगा। ओडीओपी निर्यात सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। इस स्कीम से स्थानीय उद्योग, निर्यात और रोजगार को नई ऊंचाई मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि ओडीओपी और ओडीओसी मिलकर उत्तर प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की नई ताकत बनाएंगे। लखनऊ के गाजीपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन की टीम लोगों की जांच कर रही है। गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बीच एक अवैध मदरसा भी पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया। इस बस्ती में जहां पर पुलिस इस वक्त वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, यहीं पे इसी बस्ती के बीच में एक छोटा सा
मदरसा भी बनाया गया है। फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ पर जो लोग इस बस्ती में रहते हैं उनको इसमें दीनी तालीम। ये कमरा किस चीज का है, क्या करते हैं? ये कमरा खाली बच्चे को पढ़ाते हैं और कुछ नहीं। पढ़ाते हैं? हाँ, गरीब बच्चे को थोड़ा मदरसा टाइप? हाँ, मदरसा है। हाँ। दीनी तालीम वगैरह देते हैं। हाँ। कोई हाफिज साहब आते, कौन आते? हाफिज साहब आते हैं। हाफिज साहब आते हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि हाफिज साहब आते हैं और यहाँ पर ये जो एक कमरा नुमा बना हुआ है इस बस्ती में, यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है लोगों को। मदरसे जैसे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मुड़ी त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। पेपर चेकिंग के साथ साथ अब बीजेपी के नेता भी इस अभियान में अपनी भागीदारी शामिल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी ऐसे काम करने लगती है। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। लखनऊ की मेयर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी और दस्तावेजों की पड़ताल की। मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। मेयर के मुताबिक अब तक 100 अवैध लोग रहते हुए पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है, जिन्हें बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया है। इस दौरान मेयर सुषमा खरकवाल ने बिजली विभाग के इंजीनियर को फटकार लगाई। अवैध कनेक्शन देने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। लखनऊ के गुडम्बा और गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। एक 2 केवी के मीटर पे 100 घरों को लाइट जल रही है। अगर यही कोई उपभोक्ता होता तो आप सील कर देते। अगर यही कोई उपभोक्ता होता, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप बुलाइए उनको। मैम मैं चीफ साहब का नंबर मैसेज किया हूँ आपने कि मेयर साहब को, वो सॉरी आपके पीआरओ साहब को मैं मैसेज किया, उन्होंने मेरे से नंबर मांगा था कि जो रिस्पॉन्सिबल उनका नंबर दिया। तो लाइनमैन कहाँ है? लाइनमैन यही लोग हैं, सब लोग हैं। लाइनमैन कहाँ है? सबको बुला रहे हैं। आओ, तुरंत काटिए ये कनेक्शन। आपके चीफ साहब कहाँ बैठे हैं? गोमती नगर में बैठते हैं। चलो वहीं चलते हो। उधर बीजेपी का दावा है कि लखनऊ में 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए गए हैं। वार्ड स्तर पर विशेष टीम का गठन कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष के पार्षद ने अपने खेतों में झुग्गी झोपड़ियां बनवा रखी हैं, तो ये बड़ी संख्या में निकल करके आया है। ऐसे हमने लगभग 50,000 के करीब लोगों को चिन्हित किया है और अगले चरण में हम प्रयास करेंगे इसकी सूचीबद्ध भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उधर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन पर सियासत भी देखने को मिलने लगी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जहां चुनाव होता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा वहां उठ जाता है। असम बिहार में चुनाव हुआ, वहां ये मुद्दा उठा। अब पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए बीजेपी मुद्दा उठा रही है। या जहां जहां चुनाव आता है वहां घुसपैठी मुद्दा लेके आ जाती है। जैसे झारखंड में चुनाव हुआ तो घुसपैठी मुद्दा लेके आई, फिर वहां मुद्दा खत्म हो गया। चुनाव खत्म होते ही बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठी मुद्दा आया, चुनाव खत्म हुआ तो मुद्दा खत्म। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठी दिखाई देने लगे। अब उत्तर प्रदेश में है, अगर उत्तर प्रदेश में है तो जिम्मेदारी सरकार की है। फिलहाल अवैध बांग्लादेशियों पर हो रही कार्रवाई पर जहां नए नए दाव पेच देखने को मिलेंगे, तो वहीं सियासी बयानबाजी का भी दौर दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ एक्शन तो दूसरी तरफ रिएक्शन से इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। कब से रह रहे हैं, क्या नाम है आपका? इंतज़ अली। इम्तियाज अली। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? असम। आसाम में कहाँ के? गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। गोलपाड़ा के हैं। आपके पास क्या क्या है अपने आईडी के रूप में? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनआरसी डाटा भी है, सब कुछ है भैया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं दीपक, उनसे बोले दीपक ये कब से बस्ती बनी, आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम लोग समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं। इनका कहना है 20 साल से लोग यहाँ जमे हुए हैं। तो पूर्व की सरकारों का ये व्यवस्था ऐसा था कि इनको इतने दिन तक हमारे संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिला और अब ऐसा नहीं होगा। हमारी महापौर जी ने 15 दिन का समय दिया इन्हें और ये कहा है 15 दिन में की नोटिस है आपको, आप खाली करके यहाँ से जाइए।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। विपक्ष जहां सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इन सब से परे बीजेपी कुछ अलग प्लानिंग में जुटी हुई है। पार्टी ने सीएम और डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की कमान दी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और कहा कि वो घर घर जाकर फॉर्म को भरवाएं, तो दोनों डिप्टी सीएम भी इस अभियान को लेकर उतर चुके हैं। यूपी में एसआईआर जारी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एसआईआर को लेकर एक्टिव दिख रही हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने वोटरों को खोना नहीं चाहती, इसलिए खुद अब नेता भी एसआईआर के मुद्दे पर एक्टिव दिख रहे हैं। बीजेपी इस लिस्ट में सबसे आगे है। गोरखपुर में खुद सीएम योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर निर्देश दिए। बीएलओ के साथ कार्यकर्ता भी घर घर जाकर फॉर्म भराएं। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चले। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अपने बूथ की जिम्मेदारी ले। किसी भी हाल में जो मतदाता का नाम बाहर ना हो। महिला कार्यकर्ता टोली बनाकर घरों में जाएं। जो लोग छूट रहे हैं उन फॉर्म को भी भरवाया जाए। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिलेवार एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं। मथुरा और हाथरस में कार्यकर्ताओं के साथ ब्रजेश पाठक ने बैठक की और घुसपैठियों को चिन्हित कर बीएलओ के माध्यम से उनके नाम वोटर लिस्ट से हटवाए गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कार्य में पूर्ण ऊर्जा के साथ जुटने की अपील की। तो प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर बैठक की। एसआईआर फॉर्म जो पुनर्गणना या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जो फॉर्म मिला है, गणना प्रपत्र मिला है, उसको भर के निर्वाचन कार्यालय में बीएलओ के माध्यम से अवश्य जमा करा दें, जिससे उनका नाम जो मतदाता सूची प्रकाशन में आ जाए। ऐसे लोगों को जो घुसपैठिए के रूप में अनधिकृत रूप से अपने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनका नाम कटवाने के लिए अवश्य जमा करें। और जो व्यक्ति नए मतदाता बनना चाहते हैं, 18 वर्ष के हो गए हैं, कोई बेटी शादी होकर आई है या माइग्रेट होकर के आपके गांव मोहल्ले में रहने के लिए, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अवश्य फॉर्म भरें। जो जिम्मेदारी क्या है कि एसआईआर माने अगर हम राजनीति करते हैं और देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के नाते जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो कोई मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान से वंचित ना रह जाए, इसके लिए अलग अलग जिलों की बैठकें लेने के लिए कहा गया है। दरअसल बीजेपी एसआईआर को लेकर काफी एक्टिव है, इसलिए अलग अलग जिलों में नेताओं को कमान सौंपी गई है, जो एसआईआर को लेकर कार्यकर्ता नेता के साथ बैठक कर रहे हैं और वोटरों को जोड़ने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट से उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास और तेज होगा। उन्होंने एफडीआई बढ़ाने के लिए संवाद और प्रयास को तेज करने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर निवेशक को फास्ट ट्रैक सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि निवेशकों को रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के सभी कंट्री डेस्क की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी विदेशी निवेश प्रस्ताव आए हैं। लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, मस्जिदों में सीसीटीवी लगाए जाएं। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे में सीसीटीवी लगाए जाते हैं, मस्जिदों में सीसीटीवी नहीं लगाए जाते हैं। लोकसभा में अरुण गोविल ने यह मुद्दा उठाया है। में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल है जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरे सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह
सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्र हित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। सांसद अरुण गोविल के मस्जिदों में सीसीटीवी वाले बयान का साध्वी निरंजन ज्योति ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना चाहिए, इसे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए। पार्टी के सांसद हैं अरुण गोविल, वो कह रहे हैं मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी लगने चाहिए। आप इस बात का समर्थन करती हैं? देखिए, हम लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, मंदिरों में लगाते हैं, तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा, कल का कोई घटना घट गई तो कैसे प्रारूप मिलेगा आपके पास? तो चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, सीसी कैमरा तो लगाना चाहिए, खुद को लगाना चाहिए। उत्तराखंड में वक्फ की 5000 से ज्यादा संपत्ति हैं, जिसमें से 75% संपत्ति आज तक पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं की गई। ऐसे में जब केंद्र की तरफ से दी गई डेडलाइन 24 घंटे बाद खत्म हो रही है, तो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों पर हक के लिए कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ की जमीनों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके लिए उत्तराखंड के अधिकारियों को 15 दिन की दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वक्फ की संपत्तियों की डिटेल रजिस्टर करवा सकें। लेकिन उत्तराखंड में 75% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 दिसंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इन संपत्तियों के बारे में डिटेल दर्ज न करने वालों को नोटिस भेजने से लेकर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिछले 2 वर्षों से इसका मामला चल रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, और एक्ट क्या लेके आएगा उसके पहले अगर हम कोई कार्रवाई कर देते तो मुझे लगता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमें मालूम था पूरी सरकार वक्फ की बेहतरी के लिए, वक्फ के बेहतरी के लिए काम कर रही है, और इसीलिए पूरी सरकार लगी थी। अब वो आया है ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ, क्योंकि क्वारम पूरा नहीं था, लगातार हम काफ़ी समय से सोच रहे थे क्वारम पूरा हो तो आगे की कार्रवाई की जाए। अब क्वारम पूरा हो जाएगा तो जो भी इंक्रोचर्स हैं या जो वक्फ के वहाँ कब्जेदार बैठे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों के पास ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता है, लेकिन उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल को लेकर अभी मामला अधर में है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड तहफूज कमेटी में सदस्य कहती है कि बीजेपी चाहती है कि वक्फ की सारी जमीनों पर हक कर ले, इसलिए फैसला लिया, क्योंकि इतने कम समय में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संभव ही नहीं है। देखिए, ये एक्ट ही पहले बहुत गलत नीयत से बना था। उनकी इंटेंशन ही यही थी कि किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को छीन लिया जाए, इसीलिए हमको 6 मंथ का टाइम दिया। 5 मंथ का कहूँगी मैं, तो उतना टाइम दिया गया हमको। और छीनने का जहाँ तक सवाल है, आपने एक्ट में प्रोविजन ही ऐसे रखे हुए हैं। प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर मुतलवियों का आगे न आना वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है कि कैसे इन संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। यहां पर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट गए और महात्मा गांधी को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम ने पुतिन के भारत दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस दौरे से भारत और रूस की दोस्ती को नई मजबूती मिलेगी। बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है।
एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। चंपावत के सिंगदा के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 बारातियों को लेकर एक बोलेरो कार पार्टी से गंगोली हाट लौट रही थी। इस दौरान सिंगदा के पास कार बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज लोहाघाट स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हादसा सुबह 3 बजे हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों को सुरक्षित निकाला, साथ ही शवों को भी निकाला। वहीं हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। अल्मोड़ा के बागेश्वर अल्मोड़ा हाईवे पर कसार देवी इलाके में कपाड़खान के पास देर रात एक कार खाई में गिर गई, जिससे कार सवार गाड़ी में ही फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने घायल को सुरक्षित निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नहीं खुल रहा ना वो। तो कपड़खान के पास देर रात यहां पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार। आगरा के हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। समय रहते कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।